नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर मार्केट का वीकली एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं कि 9 मार्च से लेकर 13 मार्च यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का बाजार कैसा रहने वाला है। आपको पता ही है कि बाजार में कितनी गहमा-गहमी है, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी मार्केट नीचे जा रहा है और ज़्यादातर अगर हम बात करें तो जब से ये मिडिल ईस्ट का, ईरान और इज़राइल और अमेरिका का जो वॉर छिड़ा हुआ है, उसके कारण ज़्यादातर मार्केट नीचे ही दिखाई दिया है। थर्सडे को हालाँकि मार्केट में थोड़ी तेज़ी आई थी, फ्राइडे को फिर भयानक बिकवाली देखी गई। बैंक निफ्टी भी 1000 से ऊपर पॉइंट गिर गया, सेंसेक्स भी 1000 से ऊपर पॉइंट गिर गया और निफ्टी भी 300 से अधिक पॉइंट गिर गया। और जो हमारे एफआईआईज हैं वो भी लगातार बिकवाली करते चले जा रहे हैं और क्रूड ऑयल ने भी अपनी स्पीड बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से पकड़ी हुई है। सिल्वर भी बढ़ रहा है, गोल्ड भी बढ़ रहा है, यानी कि जो सेफ एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और डॉलर के मुकाबले रुपया भी रिकॉर्ड स्तर लो पर आया, 92 का स्तर जो है ना उसने पार कर लिया। तो हमें यह समझना है कि जो नेक्स्ट वीक है 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक का, वो शेयर मार्केट किस तरफ जाएगा, क्या फिर कहीं से मार्केट रिबाउंड कर सकता है या अभी और गिरता हुआ जाएगा, क्योंकि अभी युद्ध की जो स्थितियां हैं वो भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि क्या रहने वाला है और क्या कैसे चलेगा। और जब तक मैं समझता हूँ युद्ध की स्थितियां क्लियर नहीं होंगी तब तक मार्केट भी क्लियर नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच में ग्लोबल क्यूज क्या कहते हैं, ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशंस क्या आगे ईज आउट होती हुई दिख रही हैं और क्या क्या समीकरण अभी आगे बन सकते हैं, इस सब विषय पे हम क्लैरिटी से बात करेंगे सुभाष जी से और उनके विश्लेषण को समझेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा रहने वाला है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो करते हैं। देखिए रविंद्र जी, ईरान और ये जो लड़ाई चल रही है इजराइल और यूएस के बीच में, यदि आप इसको गहराई से देखें तो ईरान क्यों लड़ रहा है या इजराइल क्यों अटैक कर रहा है और यूएस क्यों अटैक कर रहा है, क्या एम है जी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पूरा समझा देता हूँ। देखिए, ईरान हमेशा से ये कहता रहा है कि इजराइल की एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए और यदि ईरान स्ट्रोंग बनता है तो इजराइल को खतरा बनता है। तो इजराइल का इंटरेस्ट ये है कि या तो ईरान स्ट्रोंग नहीं बने या फिर ऐसा एटीट्यूड ना रखे। और ईरान तो हमेशा ऐसा एटीट्यूड रखा हुआ था क्योंकि प्रॉक्सी वार के थ्रू हिजबुल्लाह, हुती, हमास ये सब क्रिएट किए हुए थे, उनको पीछे से सपोर्ट करता था। तो जो इजराइल है वो और यूएस का भी इंटरेस्ट है क्योंकि वो इजराइल को सपोर्ट करता है। पीछे बहुत सारे वार हुए जो कि इजराइल अकेला ही कई कंट्रियों से लड़ता रहा और यूएस के सपोर्ट ऑफ कोर्स हमेशा रही, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उनको बड़ी जल्दी से 4 दिन में 5 दिन में क्लोज कर दिया। और इसी के मद्देनजर यूएस ने उसको अपनी पावर दिखाने के लिए जो सुप्रीम लीडर है खामेनी, शुरुआत वहीं से करी, उसको मार दिया। जी। उसको अल्टीमेटम दिया था हम तुझे मार देंगे। अब अल्टीमेटम दिया हुआ है कि जो तेरा इसका जो सुप्रीम बनेगा लीडर, उसका बेटा जैसे बनने की बात आई है, नाम सेलेक्ट हो गया, ऑफिशियल नहीं बना रहे, हम उसको भी मार देंगे। तो इनकी खुली, जब जो आदमी एक इतने बड़े कंट्री के सुप्रीम लीडर को चैलेंज के साथ मार सकता है, तो ईरान की कैपेबिलिटी उसके सामने नहीं है कि भी वो लड़ाई कर। जी। है नहीं एक। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि इसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है और ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल्स है काफी सारी, है ना, उसने अकुमुलेट कर लिया ओवर ए पीरियड, वो खत्म हो जाएगी जो भी टाइम है। पीछे जब पिछले वीक जब मेरे से आपने बात की थी तब उस दिन ईरान का जो सुप्रीम लीडर वो खत्म कर दिया था। तो यदि कोई ईरान में कोई समझदार आदमी होता जो उसमें, तो डिसीजन में वो 1 मिनट में समझ जाना चाहिए कि हमें युद्ध लंबा करके कोई फायदा नहीं है, हम पिटना ही पिटना है क्योंकि उनकी पावर के सामने हम खड़े नहीं हो सकते। हम यदि स्ट्रोंग बनते हैं तो वो हमें मारेंगे और यदि वो मारेंगे हमें पिटना ही पड़ेगा। तो इस लड़ाई का तो कोई फायदा ही नहीं है। वो एक थ्रेट तो हो सकती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल होने लगे
तो समझदार आदमी का तो यही था कि वो सरेंडर करके और रेस्पेक्टफुल तरीके से बाहर निकल जाते। अब जो उसका प्रेसिडेंट है ईरान का, वो ये कह रहा है कि भाई हम सरेंडर नहीं करेंगे और ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। और वो कह रहा है, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, नहीं तो हम जी। करते रहेंगे। और ईरान के पास जो सराउंडिंग जितने बेस थे, मिलिट्री बेस यूएस के, सब पर अटैक किया, डैमेज भी किया, अपनी ताकत भी दिखाई, मिसाइल्स भी दिखाई, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दिखाई। लेकिन मिलेगा क्या? क्योंकि वो न तो इजराइल को पहुंच सकता, मतलब वो इजराइल पर भी अटैक कर रहा है, लेकिन इतने अपना खुद का 100 रुपए का नुकसान करके सामने का 1 रुपए का नुकसान कर रहे हो। और यूएस में तो कभी पहुंच ही नहीं सकता, उसके पास इतनी बड़ी मिसाइल ही नहीं है और इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है ईरान की जो कि उसको वार को लंबा खींच सके। वहां पे बुरी हालत है। और नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सुभाष जी। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जो आपने सबसे पहला सवाल किया था कि आखिरकार ये ईरान के खिलाफ जो है ना लड़ाई जारी क्यों है, क्या है, जबकि अगर जब वो न्यूक्लियर बम की बात आ रही थी तो जब ईरान तैयार है कि भाई मैं न्यूक्लियर उस तरह से नहीं बम नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, नहीं बनाना चाहता हूँ, उसके लिए वो मान भी रहा है। देखो ये प्रैक्टिकली कहना और करने में बड़ा फर्क है। उनको नहीं लग रहा कि भाई ये तो अपने डेवलप कर रहा था। पहले 2017 में भी ऐसा ही हुआ था, तो भी संधि ड्रॉप हो गई थी, क्योंकि ये कहता कुछ है, करता नहीं है। मतलब करता है, वो बम बनाने की तैयारी कर रहा है, बम नहीं बना पाया लेकिन तैयारी कर रहा है। तो वो विश्वास नहीं आएगा तो ये छोड़ेंगे नहीं। या तो आप इतने स्ट्रोंग बन जाओ, कहो कि हमें बनाना ही बनाना है, तुम जो मर्जी करो, और आप इतना फाइट कर सकते हो। यदि आप फाइट नहीं कर सकते तो समझदारी नहीं है कि ये आप वार करें। और यदि वार कर रहे हो तो पिटेंगे ही पिटेंगे और पूरी जनता को पिटवाएंगे। इनका कितना नुकसान हो चुका है, देखो 170 सिटीज में इनको नुकसान हो चुका है नहीं। मैं थोड़ा सा आपको डेटा भी दे सकता हूँ, कहाँ कहाँ जी कितना बिल्कुल कितना। दीजिए डेटा, मैं समझता हूँ दर्शक इसको समझना भी चाहेंगे। हाँ जी, क्योंकि दर्शकों को अगर डेटा मिले, जानकारी मिले, तो उनको लगता है कि हाँ भाई उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करी है। और जिस तरह से स्थितियां चल रही हैं, मतलब सब जगह पे अलग अलग चीजें आती हैं। देखो ईरान में 300 मिलिट्री लॉन्चर डिस्ट्रॉय हो गए, 600 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर साइट टारगेट हुआ था, वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। 1500 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसको प्रिवेंट कर दिया, जो उन्होंने छोड़े थे वो इंटरसेप्ट कर दिया। वन ईरानियन वारशिप जो है इरिस डेना, वो सबमरीन द्वारा उड़ा दी गई, जी है ना। अच्छा जी, 174 सिटीज अफेक्ट हो गए। हॉस्पिटल, स्कूल्स, फार्मेसीज, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, आईआरजीसी बिल्डिंग इन तेहरान डिस्ट्रॉय कर दिए सारे, हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये इनका, इन्होंने क्या किया, एक 9 स्टोरी बिल्डिंग इजराइल की है वो तोड़ी है और कोई 5-7 कैजुअलिटी हुई है। लेबनान के अंदर उन्होंने 217 लोगों को मार दिया, हिजबुल्लाह की पूरे टारगेट करके सारी बिल्डिंगें तोड़ दी। तो कहने का मतलब है, इन्होंने मिलिट्री बेस के ऊपर बहरीन, कतर में इन्होंने ईरान ने इसको डिस्ट्रॉय किया है। तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मिलिट्री बेस पे कर दिया, दुबई के मिलिट्री बेस पे कर दिया, ओमान के कर दिया, जॉर्डन पे कर दिया, मतलब ये मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो कंपनसेट कर देगा यूएस, लेकिन अल्टीमेटली ये इसके जो ऑयल, मान लो वो अभी ऑयल का कोई कुआं जला देंगे या कोई फैक्ट्री, पूरा रिफाइनिंग कैपेसिटी सारी खत्म कर देंगे, अभी बहुत सारा नुकसान वो कर सकते हैं। लेकिन वो तो अभी रुका हुआ है, लेकिन यदि लंबा चलेगा तो हो जाएगा। तो ये अब सुभाष जी, अब ये सारी सिनारियो के पीछे जिस तरह से हम शेयर मार्केट में लगातार गिरावट देख रहे हैं, तो वो गिरावट आपके हिसाब से कब तक चलने की संभावना दिखाई देती है, जो कि मतलब ये कह लें कि इस मार्केट का अंत कहाँ है, कहाँ जाके गिरेगा? अगर मान लीजिए युद्ध 1 महीने और खिंच जाता है, तो क्या निफ्टी हमारी 20,000 से नीचे आ जाएगी? क्या इतनी गिरावट आ जाएगी? देखो रविंदर जी,
पिछले वीक भी मैं ये सोच रहा था कि लड़ाई लंबी नहीं चलेगी और 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। जी। पहले भी ऐसे हुआ था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इन्होंने रोका नहीं था। इस बार स्ट्रेट जी। ऑफ हॉर्मूज को रोक दिया है, तो इसलिए तेल के प्राइसेस बढ़ गए। और पिछली बार हमारी एजम्पशन ये थी हम्म। कि तेल की प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं रोकेंगे और वो आवाजाही 20% जो ग्लोबल सप्लाई है वो उसी रास्ते से होती है। हम्म। एक रास्ता है जहां से सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज वहां से अपना ऑयल सप्लाई करते हैं और ऑयल सप्लाई के अलावा अदर गुड्स भी आती है, लेकिन वो सब इफेक्ट हो गई है। तो एक तो हम्म। ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये है, यदि लंबी लड़ाई चलती है तो मैं सोचता हूँ महीने भर से ज्यादा तो फिर भी नहीं चल सकती है, नहीं तो मार्केट नीचे रहेगा। लेकिन इतना अब इतना वैल्यू बाइंग स्टार्ट हो जाएगी कि अभी थोड़ा सा भी नीचे आता है तो वैल्यू बाइंग लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं और ऐसे ही सिचुएशन पे उनकी बाइंग हेल्दी बाइंग स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत हम्म। ज्यादा नीचे गिरने के चांसेस नहीं है। ठीक है। ऑयल तो जो लेकिन है, सुभाष जी, मेरा सवाल मुझे ऐसा लगता है कि अनआंसर्ड रहा, हो सकता है दर्शकों के भी मन में ये सवाल हो कि भाई अगर जैसे आपने कहा ना भाई, युद्ध अगर थमता है और ये युद्ध जब आपने कहा कि भाई कही जाती 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 7 दिन में खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ ट्रंप ने ये भी कहा कि भाई ये हमारे ऊपर है, हम युद्ध को कितना लंबा खींचना चाहते हैं हम उसको खींच सकते हैं, और जाहिर सी बात है खींच भी सकता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए हम जब मार्केट की बात करते हैं, हमने भारतीय शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो गिरावट कहां तक, मतलब कोई बॉटम लाइन है इसका या कोई बॉटम भी नहीं होगा? नहीं नहीं, बॉटम लाइन आप अपन वीकली विश्लेषण करते हैं तो उसमें हम आपको रेंज देते ही हैं और बिल्कुल अभी बिल्कुल, बट लेकिन मैं उसको मतलब ब्रॉड उस पर बात कर रहा हूं ब्रॉड कि ये अगर महीने है, पर चल गया तो क्या जो बॉटम रेंज लाइन? अभी दे रहे हैं ना वो आपको मैं रेंज दे दूंगा। तो ये नहीं है कि बहुत ज्यादा नीचे मार्केट जाएगा, क्योंकि मार्केट में ओके कई ओके। फैक्टर्स भी होते हैं, है ना। तो जैसे क्रूड, हम्म। एक क्रूड है और क्रूड का जो साइड इफेक्ट है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, क्रूड की हाई परचेज होती है और उससे हम्म। कितना बढ़ जाएगा उसकी मेजरमेंट है, ½ % जीडीपी कम हो जाएगी, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। तो हमारा और हमारे जो रिजल्ट्स हैं कंपनियों के वो उस पर डिपेंड करता है मार्केट, वो सही रहेंगे तो जो क्रूड से अफेक्टेड चीजें हैं वो अफेक्ट कर सकती है। जो इन्फ्लेशन थोड़ा सा हम्म। बढ़ जाएगा तो ये डिपेंड करता है। ओके ओके। अब इसमें सुभाष जी, जैसे आपने कहा कि भाई ये डिपेंड करता है, इसमें अगर हम सेक्टर्स की बात करें, भाई जाहिर सी बात है अगर क्रूड ऑयल जिस तरह से जिस तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भाई जो एक्सपर्ट्स कहते हैं और आप भी मानते हैं कि भाई अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है और डॉलर मजबूत होता है तो भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट पूरी तरह से संभव हो जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में कि जब अगर क्रूड ऑयल जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से कल रात में हमने देखा कि क्रूड मतलब किस तरह से भागा है, रॉकेट बना है पूरी तरह से, हाँ जी। 90 पार कर गया, $90 आई थिंक अभी आपने बताया था $92 पे है। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे? नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टर्स ऐसी सिचुएशंस में उसको क्या करना चाहिए? क्या ये उसको एक अपॉर्चुनिटी मान के बैठे लॉन्ग टर्म के लिए कि जिस जिस तरह से क्रूड ऑयल बढ़ता जाएगा और इससे जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें मैं धीरे 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 करके बाइंग करता रहूं, क्योंकि ये वॉर आज नहीं खत्म होगा, 1 महीने बाद खत्म होगा, 1 महीने बाद नहीं खत्म होगा, 2 महीने बाद खत्म होगा, कभी तो खत्म होगा, और जैसे ही मुझे लगता है खत्म होगा फिर वो सारे के सारे कंपनियां जो शेयर्स हैं वो रिबाउंड कर जाएंगी। देखो, जब क्रूड बढ़ता है तो जो जिनके यूजेज हैं क्रूड के, उनके रॉ मटेरियल जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए महंगे हो जाते हैं, है जी। नहीं। तो एक तो ये फर्क है। बाकी कई सेक्टर है जैसे कैपेक्स है ना, ये इसके अंदर बेटर रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंजम्पशंस है, फाइनेंशियल्स है, बैंकिंग सेक्टर है ना, ये सब पॉजिटिव है। ऑटो सेक्टर है, एंसिलरी सेक्टर है, ऑटो एंसिलरी, ये पॉजिटिव है। और बाकी हम्म। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया का बढ़ता जा रहा है चाइना 1+, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बेटर रहेगा। डिफेंस है, एरोस्पेस है, पावर इक्विपमेंट बनाने की है, तो कुछ है ना, हेल्थ केयर है, फार्मा है, कंज्यूमर स्टेपल है, ये सारे सेक्टर पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा और सुभाष जी, अपस्ट्रीम ऐसी कंपनीज हैं जैसे ओएनजीसी ऑयल, जो ऑयल प्रोड्यूस करती है इंडिया के अंदर, जैसे जी। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का 15% ये कंपनियां करती हैं।
तो जी गवर्नमेंट यदि उनको प्राइस को इंक्रीज करने देंगे, अलाउ करेंगे, तो वो सेक्टर भी पॉजिटिव रहेगा। वो सेक्टर भी पॉजिटिव होंगे। और ऐसी स्थिति में जैसे रिलायंस की भी रिफाइनरी है, तो रिलायंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? रिलायंस, देखो रिलायंस रसिया रसिया से हमारा अभी 1 महीने का, जैसे अपने आप ट्रंप ने कहा है, वो तो खैर गलत बोल रहा है कि हमने 1 महीने की छूट दे दी, क्योंकि वो हमारा कोई ऐसा नहीं है, उससे कोई कमिटमेंट है कि हम रसिया से तेल नहीं परचेज करेंगे, है नहीं, हमने और वो हम पे डिक्टेट नहीं कर सकता। तो लेकिन फिर भी उसने अपने आप 1 महीने की छूट दी है, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो 1 महीने तक तो रसिया से हमारे पास ऑयल आ ही जाएगा, और तो सप्लाई हमारी उधर से आ जाएगी। बाकी हरदीप पुरी की स्टेटमेंट आपने सुनी हो, उसने ये कहा है कि कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी तक पेट्रोल और डीजल के कोई प्राइस बढ़े नहीं है, और सिर्फ गैस सिलेंडर के 60 रुपए बढ़े हैं, है ना। तो ये छोटे मोटे तो बढ़े हैं अभी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि लॉन्ग टर्म में यदि चला वार तो महीने 2 महीने बढ़ भी सकता है क्रूड के प्राइसेस, लेकिन इंडिया फिर भी कंफर्टेबल पोजीशन में है। हमारे पास 25 दिन का स्टॉक है, और जब वो खत्म होने से पहले हम अल्टरनेटिव रिसोर्सेज से उसकी अवेलेबिलिटी कर लेंगे। क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ये इसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो जो जिस इंडस्ट्री पर अफेक्ट करेगा, उसको छोड़ के बाकी सारी इकोनॉमी चलती रहेगी, और ½ % जीडीपी हमारी कम हो सकती है यदि $100 के आसपास क्रूड प्राइस पहुंच जाए, तो हमारे ½ % जीडीपी का इम्पैक्ट आएगा, बस इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। दर्शकों, कई बार आपको लग सकता है कि भाई हम जो भी चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल शेयर मार्केट पे नहीं कर रहे हैं, हम युद्ध की बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि शेयर मार्केट के ऊपर जो इम्पैक्ट है इन सब चीजों का मिला जुला आता है। अगर यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी तो उसका भी असर आपको शेयर मार्केट पे दिखाई देगा, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो उसका भी शेयर मार्केट पे आपको असर दिखाई देगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मार्केट को डेप्थ में समझना जरूरी है। तो सुभाष जी, एक चीज और सवाल यहाँ पे कि अगर क्रूड ऑयल जैसे आई थिंक 2013-14 में या 12 में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट 2014 से पहले की बात है, जब क्रूड ऑयल $160 पर बैरल तक का चला गया था, जो हाईएस्ट था। तो आज की तारीख में क्या, जिस तरह से अगर ये युद्ध जो है एस्केलेट होता है, तो क्या $150 तक भी क्रूड जा सकता है? ऐसी कोई संभावना है? देखिए या देखिए डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेट है, 150 तक का एस्टिमेट है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन जब कोई एस्टिमेट देते हैं ना, आउटर लिमिट देते हैं, तो वो एक्सट्रीम होती है, मोर लाइकली नहीं होती। 90% यही है कि 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना। 100 इज ठीक ए है। गुड तेजी। और दूसरी बात, जैसे यूएस स्टॉक्स है, ये घटे हैं, तो यूएस जी। स्टॉक्स क्रूड 12% बढ़ चुका है पिछले वीक से, जी। है ना। और 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 92 पे दूसरा तो आपने ब्रांड बताया क्रूड ही कि साढ़े पहुंच आठ गया परसेंट है। बढ़ा है। हाँ। ब्रांड क्रूड 8.5-9% बढ़ा है। ब्रांड जी। क्रूड, क्योंकि अब यूएस क्रूड में और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, 1-1.5 में वो 91 के आसपास है, ये 92 के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं फर्क है। डो जोन्स हम्म। गिरा है, वहां पे जॉब मार्केट की डाटा है, वो वीकनेस आई है जॉब वीकनेस मार्केट आई की, है। है ना। जी। तो जी। वहां पर इंटरेस्ट रेट भी घट सकता है, फेड घटा सकता है इंटरेस्ट रेट, जी। इन्फ्लेशन वहां तो पर भी बढ़ सुभाष सुभाष सकता है। सुभाष जी, जैसा अभी आपने कहा कि भाई 90% लोगों की प्रोडिक्शन या एस्टिमेट है कि भाई $100 से ऊपर नहीं जाएगा, बट ये 4-5 दिन के युद्ध में ही या एक हफ्ते के युद्ध में ही $90 तो पहुंच गया है, तो $8 ही बचा है। तो क्या मतलब आपको लगता है कि भाई अगर मान लीजिए अगर युद्ध और 10 दिन खिंच जाता है, देखिए तब भी क्या 100 वो जो डॉलर पे ही अटकेगा या? नहीं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद किया ना, उसका जी। इम्पैक्ट है, वो एकदम स्पाइक आ गया उससे। अच्छा। हाँ, ओके। क्योंकि वो पहले बंद नहीं हुआ था, पहले वार के अंदर हम्म। जो पीछे अभी कुछ टाइम पहले जो हुआ था, इजराइल ने किया था, तब वो उसमें वो बंद नहीं किया था, है ना। ओके। तो ठीक है। अब ये उसी को उदाहरण लेके मान रहे थे कि वो बंद नहीं होगा और सप्लाई ओके, आती रहेगी, अब वो बंद सप्लाई कर आती दिया। रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, एक चीज और बताइए कि जो हमारा जो घरेलू मार्केट है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, जिस तरह से, तो क्या क्रूड जिस तरह से बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में हम पेट्रोल और डीजल के दामों में, एलपीजी के दामों में बढ़त हम देखेंगे? देखो सिलेंडर विलेंडर तो इन्होंने बढ़ा भी दिए, और ये हर वीक रिव्यू करेंगे। यदि इनको लगता है कि ये वार 10-15 दिन के बाद नहीं चलेगा, तो मेरे ख्याल प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। और यदि प्राइसेस लगता नहीं है कि बढ़ाएंगे। ये 2-3 महीने 4 महीने चल सकता है, क्योंकि
पागलपन की कोई लिमिट नहीं होती, है ना? ईरान को कुछ जी नहीं मिल रहा है इस वार के जी। अंदर, सिर्फ डिस्ट्रक्शन के अलावा, है नहीं? वो वार तो जीत ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जी। कैपेबिलिटी नहीं है। कोई कंट्री, हम्म चाइना, रसिया, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। देखो, रसिया हम्म खुद ऑयल प्रोड्यूस करता है, वो क्यों सपोर्ट करेगा? हम्म चाइना देखता है कि भी मैं कोई वेपन्स दूंगा भी तो पेमेंट नहीं आएगा, इसकी हम्म लिक्विडिटी नहीं है, तो हम्म। उसका किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी उनका का बस कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं है स्टेटमेंट देने का कि भाई बिल्कुल। तो यूएस थोड़ा सा। सुभाष जी, अभी एक एक सवाल यहाँ पे और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी सिचुएशन में हमारे यहाँ मार्केट में, घरेलू मार्केट में पेट्रोल डीजल ऑल टाइम हाई भी बना सकते हैं क्या? मतलब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। देखिए, ऑल टाइम हाई तो आप $150 तो पहले ही बता चुके हो, है नहीं, नहीं? मैं पर घरेलू मतलब जैसे भी मान लीजिए 100 रुपए पर लीटर के आसपास है, तो और जो ऑल टाइम हाई शायद 115 रुपए के आसपास गया था, मतलब वो गंगानगर वगैरह में, उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, पर लीटर के हिसाब से, देखो, ये कंज्यूमर के लिए। एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत क्योंकि मुश्किल है। गवर्नमेंट क्या व्यू लेती है। मैं तो एक हम्म अंदाजा बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट है ना, यदि 10-15 दिन प्राइसेस बढ़ते हैं और बाद में नॉर्मल हो जी जाते हैं, तो गवर्नमेंट को ये एक जी। महीना भी कोई प्राइस बढ़ गए और इंटरनेशनल प्राइस, इनकी इनकी परचेज भी नहीं है, तो इनको रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब घटे थे बहुत ज्यादा तो इन्होंने घटाए भी नहीं तभी थे। तभी नहीं कराए थे, बिल्कुल ठीक तो बात है। हाँ, तो इनको अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से इनको नहीं बढ़ाना चल, चाहिए, और नहीं अपनी बढ़ाना चाहिए, इंडस्ट्री बिल्कुल को ठीक देखते हुए और इन्फ्लेशन है। जी कंट्रोल करने के लिए बढ़ाना नहीं चाहिए। जी, बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सुभाष जी। सुभाष जी, आपसे रेंज भी अभी लेनी है हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी हाँ की, जी, हाँ और जी। लेकिन अभी चर्चा थोड़ी सी मुझे लग रहा है आज लंबी हो हाँ, गई है। कर लीजिए सुभाष आप। जी, अभी एक मैं है, हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे चर्चा हैं? कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, चर्चा जरूरी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि दर्शक इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लगते हैं। जो समझदार दर्शक हैं, जो मार्केट में सट्टाबाजारी नहीं करते, वो इन चीजों को समझना चाहते हैं, ताकि उसके हिसाब से वो निवेश कर सकें। सुभाष जी, भी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो हमारे दिल्ली एनसीआर में जो घर हैं, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो गई है। जितने ज्यादा बन रहे हैं, उससे कम बिक रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका सेक्टर है रियल एस्टेट वाला, वो किस तरह से परफॉर्म करेगा आने वाले समय में? देखो, रियल एस्टेट अभी तो फिलहाल तक तो तेज था, अभी कुछ जी। नजर आया है कि इन्वेंट्री फिर दोबारा से नहीं बिक रही है। हम्म लेकिन मुझे टेम्परेरी फिनोमेना लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी कर रही है और ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंटरेस्ट रेट डाउन है, और हम्म ऐसा कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है जिससे लगे कि रियल एस्टेट हमारा डाउन रहेगा। तो कोई हम्म। ऐसी बात नहीं है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। रियल एस्टेट सही है और इकोनॉमी सही कर रही है, तो रियल एस्टेट चलता है। बिल्कुल ठीक है। सुभाष जी, हमें जैसे कोरोना याद है, कोरोना के टाइम पे मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ था। जो लोग पैनिक करके भाग गए थे, वो तो बेचारे बाद में बड़े पछताए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने इसे अपॉर्चुनिटी उस समय समझा था, तो उन लोगों की, कहते हैं ना, चांदी हो गई थी। तो आज की तारीख में अगर इस मार्केट को, इस सिचुएशन को, कई बार होता है कि भाई किसी का नुकसान किसी का फायदा हो जाता है। तो अभी मान लीजिए ईरान और सब जगह युद्ध चल रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, जान माल की नुकसान हो रहा है। ऐसे इस सिचुएशन में अगर हम यहाँ बैठ के देखें, अगर कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, तो अगर वो जाना चाहें, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहें, तो कौन कौन से सेक्टर्स में ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है? देखो, मैंने अभी आपको सेक्टर बताए थे, है नहीं? जी। तो बेसिकली क्या है कि वैल्यू बाइंग अब स्टार्ट हो जानी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो एंट्री लेते हैं, कई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो एकदम थ्रो अवे प्राइसेस होते हैं, तो उसमें वो एंटर कर लेते हैं। वो दे कीप देयर फंड्स टू इन्वेस्ट इन सच सिचुएशंस। अपॉर्चुनिटी तो फंड जिसे थोड़ा कहेंगे। थोड़ा, हाँ, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने का इसमें मौका है। और मैं समझता हूँ कि कुछ इस वीक भी इन्वेस्ट करे 20%, फिर आगे देख ले और नीचे जाए तो फिर 20%, फिर वहां इन्वेस्ट कर दे। ऐसे इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए वैल्यू बाइंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म वैल्यू बाइंग के इन्वेस्टमेंट। हिसाब मैं से, शॉर्ट टर्म बिल्कुल, यानी इन्वेस्टमेंट कि की बात कर रहा। बिल्कुल धीरे धीरे करते चलें, अपना 10%, 20%, हर हफ्ते 10% अगर करते चलें, अगर मान लीजिए 2 महीने तक चला जाता, तो आई थिंक उनको एक अच्छे मार्जिन अच्छे, के ऊपर, अच्छे उसपे बिल्कुल। एवरेज के ऊपर उनको प्राइसिंग मिल जाएगी। और सुभाष जी, आईटी सेक्टर का भी क्या सिचुएशन दिखाई दे रहा है? आईटी सेक्टर काफी नीचे आ चुका है, अपने ऑल टाइम हाई से 40% नीचे आ चुका है। और इसके लिए वैल्यू बाइंग के हिसाब से
इसमें बनता है इस टाइम इन्वेस्ट करना, क्योंकि जो इतनी उनकी सपोर्ट है, इतनी उनका मतलब अभी फंडामेंटल है कि 40% डाउन के बाद वो ऐसे में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से तेजी से बढ़ेगा नहीं, लेकिन धीरे 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 वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा आईटी सेक्टर। वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, अब सारी स्थितियों को देखते हुए अब 9 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में अगर हम रेंज समझे मार्केट की, तो क्या रेंज निकल के आती है, क्या रेंज निकाली आपने? देखो, निफ्टी 24,450 बंद हुआ था, और 23,950 से 24,950 इस वीक में रहना चाहिए। 23,950 से लेकर 24,950, 950। यानी कि 1,000 पॉइंट की हम रेंज मान हाँ के जी, चल रहे हैं। अगर हाँ मैक्सिमम जी, गया तो 24,950 पहुंच सकता है, और नहीं तो 23,950 लोवेस्ट की भी संभावना दिखाई देती है। और बैंक बिल्कुल। निफ्टी आप कहाँ देख रहे हैं? निफ्टी बैंक 57,783 क्लोज हुआ था। ये हाँ, 56,750 से 58,850, 2100 का रेंज है। 56,850 से नहीं, 57,850, नहीं, 56,750 से 58,850। 58,850, यानी कि ये कितने 2200 पॉइंट्स की रेंज होगी ना? 2100 पॉइंट। 56,750 से 2100 पॉइंट की, बिल्कुल ठीक है। 58,850। हाँ, 58 58,800, बिल्कुल ठीक है। तो दर्शकों, ये तो थी रेंज आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और आपसे हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि जब भी आप निवेश करें तो आप शेयर मार्केट में इसको, हमारे डेटा को, हमारे एनालिसिस को एक सट्टा की तरह ना लें, बल्कि एक तरीके से, एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह, एक लॉन्ग टर्म पैसा कमाने के लिए, क्योंकि शेयर मार्केट में जो पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही आता है। जो लोग शॉर्ट टर्म में काम करते हैं वो हमेशा पैसा खोते ही हैं, और सेबी बार बार ये आप लोगों को बताता रहता है, तो उस पे ना जाएं। अब सुभाष जी, यहाँ पे एक कुछ आप अपने इन्वेस्टर्स को टिप देना चाहते हैं, दर्शक जो आपको देखते हैं, आपके कार्यक्रम को, कि भाई अगर वो वेल्थ बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो किस तरह से, उनका क्या प्रोसेस होना चाहिए, खासतौर से जो नए लोग अभी मार्केट में आते हैं उनके लिए? हेलो, अरे एक 5 मिनट में बात करना है। हाँ जी। देखिए सुभाष जी का तो फोन भी आता रहता है, चलता रहता है। आज हम लोग हालांकि जल्दी कर रहे हैं, 4 बजे के आसपास ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं रात में कई बार 12 बजे भी हम कर रहे होते हैं, 11 बजे भी कर रहे हाँ जी, होते हैं। तो एक आप तो लोग देखो समझिए कि एफपीआई की सेलिंग लगातार चल रही है जी। ना। इस साल जो है ना, 1 जनवरी से 2026 से अब कल तक, हम्म 6 मार्च तक 60,364 करोड़ का माल बेच चुके हैं वो। और 60,364 का हाँ, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 1,28,348 करोड़ का माल परचेज कर चुके हैं। खरीद चुके हैं जी। और 6 मार्च को 6,030 करोड़ का एफपीआई ने माल बेचा था, और हम्म डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 6,972 करोड़ का लिया था। तो अभी एफपीआई की सेलिंग है, जी। ये एक नेगेटिव चल रहा है। हमारी पीई बहुत हम्म 21 के करीब आ गई है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है नहीं। लेकिन वहां जी। पे जब है ना, यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ता है जी। तो जी। पैसा वहां जाना शुरू हो जाता है। गोल्ड सिल्वर हम्म, बढ़ता है तो पैसा जाना शुरू हो जाता है, यहाँ पे भेज देते हैं। बिल्कुल। तो सुभाष और जी, वो आपका फोन आ गया था, हाँ, मैंने एक क्वेश्चन आपसे रखा था कि जो दर्शक आपको देखते हैं और खासतौर से जो नए इन्वेस्टर्स जो शेयर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो कैसे बड़ी वेल्थ आने वाले समय में क्रिएट कर सकते हैं, और कहाँ उनको, मतलब डूज एंड डोंट, मैं चाहता हूं कि 3 डूज और 3 डोंट अगर आप बता पाए आज। देखिए, एक तो क्या है कि सट्टा नहीं मारे, पहली बात। हम्म। दूसरा, अपने सट्टा फंड किसे को हम ऑप्शन को कहते हैं, सट्टा हम ऑप्शन को कहते हैं, फ्यूचर को कहते हैं, या दोनों को कहते हैं? देखो, जिस इन्वेस्टर की नॉलेज नहीं है, जिसकी नॉलेज है वो हम्म तो गेम खेल सकता है, क्योंकि लिवरेज करके ही कैन अर्न जी। मोर। लेकिन जिसकी नॉलेज नहीं है, वो सट्टा लगाता है तो उसको नुकसान होगा, है ना। जी। और जैसे सेबी की एक स्टेटिस्टिक्स आई थी, 90% लूजर हैं। वो वैसे तो हम जी। उसमें कई चीजें हमारे हिसाब से कवर नहीं हुई, जो हेजिंग हम्म का है, जो कैश में लेके फ्यूचर में बेचते हैं, जो आर्बिट्रेजर्स हैं, बहुत सारे वो उन्होंने सिर्फ माइनस के अंदर देखा है। तो लेकिन हम्म। फिर भी रिटेल इन्वेस्टर जनरली लूज, उनको समझ नहीं होती। तो मैं उनको लिए सलाह ठीक है। देता हूँ कि उनको या तो एंट्री ना ले, एंट्री ले तो फंडामेंटल में काम करे, और
सट्टे के अंदर नहीं करें। दूसरा, बोरोड फंड से कभी इन्वेस्ट नहीं करें। इन्वेस्ट करना है तो सेविंग का इन्वेस्टमेंट करो। बोरोड फंड से इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, इधर आपका इनकम कम हुई, क्योंकि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में 14, 15, 16, 17% की रिटर्न आती है, लेकिन जी टेम्परेरी हर साल मैच कर जाए या यू आर बेटर देन योर बोरोड कॉस्ट, तो ये जरूरी नहीं है। तो एक इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भी बोरोड फंड पे काम नहीं करे और अपने फंड को सेविंग को इन्वेस्ट करे। तीसरा, अपॉर्चुनिटी पर अवेल करे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहे। ये दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज। कोई वार होती है, कोई कोरोना जैसे इंसिडेंट्स हुआ है, कई व्हेन एवरीबॉडी इज ए सेलर यू मस्ट बी ए बायर। तो ये एक रूल है, फंडामेंटल रूल है, व्हेन एवरीबॉडी इज ए बायर यू मस्ट बी ए सेलर। तो कहने का मतलब है कि मतलब आपको ये देखना है कि अब जब सेंटिमेंट बिल्कुल खराब हो जाते हैं ना, तो अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। अभी सेंटिमेंट नेगेटिव है तो अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही है कि लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें वैल्यू बाइंग के हिसाब से। फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्ट करें। नहीं समझ में आए तो आप निफ्टी 50 स्टॉक के अंदर चेक कर सकते हैं, है ना, निफ्टी 500 में चेक कर सकते हैं, BSE 30 स्टॉक्स के अंदर देख सकते हैं। नहीं तो आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं और PMS में पैसा दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल कई AIF बने हैं, उसको समझ के, है ना, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, वो इन्वेस्ट करते हैं आपके ब्याज पे। उनके थीम को समझ के, उनकी नॉलेज को समझ के, उनसे डिस्कशन करके वो कैसे उसमें अर्न करते हैं, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वेरियस अपॉर्चुनिटीज आर देयर। बिल्कुल ठीक है। तो दर्शकों, आपको समझ में आ गया कि कितनी वेरियस अपॉर्चुनिटीज हैं और कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे अपने पैसे को सेफ रखते हुए चल सकते हैं। और यही आई थिंक मूल मंत्र है अपने पैसे को बढ़ाने का, कि सबसे पहले अपने पैसे को सेफ रखना चाहिए। सुभाष जी की कंपनी जो SMC है वो कहती है मनी वाइज बी वाइज। तो भैया मनी वाइज बी वाइज रहना बहुत जरूरी है। और आपने आज मार्केट का विश्लेषण समझ लिया, क्या आगे संभावनाएं बन रही वो भी आपने देख लिया। तो इस तरह से पैनिक नहीं करना है और बिना पैनिक के मार्केट को समझते हुए उस पर इन्वेस्ट करते हुए आगे चलना है। सुभाष जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, जो आप लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहा करें। हालांकि आप लोग ऑलरेडी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि ज्यादा और दर्शकों तक, ज्यादा और ऐसे जरूरतमंद लोगों तक, जरूरतमंद यानी कि जिनको नॉलेज नहीं मिलता है और शोर शराबे में वो कहीं ना कहीं उलझ के फंस के रह जाते हैं, तो शोर शराबे के बिना एक सीधा और सच्चा ज्ञान आपको जहां से मिल रहा है वहां से लेने का प्रयास करें। सुभाष जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। एक तो हैप्पी वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च का था, बिल्कुल, आज हैप्पी है ना। वुमेन्स डे। बिल्कुल। तो व्यूवर तो हर तरह के होते हैं, जेंट्स भी होती हैं, लेडीज भी होती है। तो सबको बहुत बहुत बधाई और सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल सर। और महिलाएं तो आजकल वैसे भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और वो ऐसी कोई भी क्षेत्र नहीं है, कोई भी एरिया नहीं है जहां उन्होंने अपने झंडे नहीं गाड़े हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर उनको मौका दिया जाए तो कुछ भी कर सकती हैं। आप देखिए, आज देश की सर्वोच्च महिला जो है राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी और है ना, और बड़े बड़े पदों पे है, मतलब आप हर जगह हाँ, पे है। इंदिरा न्यू देख लीजिए, ठीक है, SBI की जो चेयरपर्सन थी। तो मतलब हर फील्ड में ऐसी कोई फील्ड बची नहीं है जहां पे उन्होंने अपने झंडे नहीं गाड़े हैं। चलिए सुभाष जी, एक धन्यवाद, बार फिर से धन्यवाद। नमस्ते।